हेलो गाइज। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग डेली बेस पर पढ़ते हुए आ रहे थे पॉलिटी में हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल से पहले कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, है ना। जैसे जैसे में जब शुरुआत में हम लोग शुरुआत किए थे, हम लोग मिलकर शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग क्या शुरुआत किए थे। तो पहला चीज़ शुरुआत किए थे पॉलिटी में। देखिए पॉलिटी में क्या शुरुआत किए थे, है ना। इसके बाद हम लोग वहाँ पर आते हैं, समझेंगे। लेकिन पॉलिटी में हम लोग पहला चीज़ शुरू किए प्रस्तावना। प्रस्तावना 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 के बाद तुरंत ही हम लोग आ गए आर्टिकल में पढ़ना शुरू कर दिए। तो आर्टिकल में भाग शुरू किए। तो भाग वन हम लोग शुरू किए थे संघ एवं संघ एवं उसके राज क्षेत्र के बारे में बात किए। फिर इसके बाद तुरंत ही हम लोग आ गए अब भाग दो में तुरंत ही हम लोग क्या पढ़े, नागरिकता। नागरिकता पढ़े, है ना। भाग दो में क्या पढ़े, नागरिकता। फिर नागरिकता के बाद तुरंत ही हम लोग आ गए मौलिक अधिकार। देख लीजिए क्या क्या पढ़ लिए इसे। मौलिक अधिकार हम लोग देख लिए। और मौलिक अधिकार के बाद फिर हम लोग तुरंत ही आए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद तुरंत ही हम लोग आ गए मौलिक कर्तव्य। आ गए क्या, आ गए कर्तव्य, आ गए मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए। मौलिक कर्तव्य के बाद हम लोग भाग 5 में आए। तो भाग 5 में हम लोग शुरू किए संघ शुरू किए, जिसमें हम लोग पढ़ लिए राष्ट्रपति। क्या पढ़ लिए, राष्ट्रपति। कोई दिक्कत। राष्ट्रपति के बाद हम लोग तुरंत ही पढ़ लिए क्या चीज, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद तुरंत ही हम लोग क्या पढ़ लिए, तो PM और क्या लिखिए, PM एंड क्या चीज, मंत्री परिषद पढ़ लिए। यहाँ तक हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे से देखते हैं। लेकिन इसको पहले कि आप पॉलिटी पढ़े, तो पॉलिटी में हम लोग ये चीज़ पीछे आपका आज का लेक्चर छोड़ के पीछे लेक्चर में से पढ़ाया गया है। प्रस्तावना पढ़ा दिया गया है, संघ एवं उसके राज क्षेत्र पढ़ा दिए गए हैं, नागरिकता के बारे में पढ़ा दिए गए हैं, मौलिक अधिकार पढ़ा दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर पढ़ा दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ा दिए गए हैं, राष्ट्रपति पढ़ा दिया गया है, उपराष्ट्रपति पढ़ा दिया गया है, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद भी पढ़ा चुके हैं, है ना। ये सब पढ़ाने के बाद हम लोग आज आ गए हैं किस पर, तो महान्यायवादी। कहाँ पर हम लोग आ गए, तो महान्यायवादी, इसको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। अटॉर्नी जनरल का प्रावधान दिया गया आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल अब क्या हुआ करता है, अटॉर्नी जनरल क्यों इसको पॉलिटी में पढ़ना जरूरी है ना। इसके बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। चलिए देखते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल से संबंधित हम लोग 3 आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। एक आर्टिकल बात करेंगे 76, और अटॉर्नी जनरल के संबंध में एक बात करेंगे 88, और एक बात करेंगे क्या 105। फिर समझेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में 3 आर्टिकल हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे 76, एक देखेंगे 88, और एक देखेंगे 105। तो ये पहली बात कि अटॉर्नी जनरल होते क्या है क्या ये कौन होते हैं। जैसे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए कि कौन होते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिए कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ लिए कौन होते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी कौन है ना, अटॉर्नी जनरल कौन है। तो पहली चीज लिखा गया है इसमें, पहला पॉइंट कि यह भारत सरकार का विधि अधिकारी होते हैं। प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत सरकार का। क्या होता है, ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत सरकार का। कोई दिक्कत यहाँ तक। प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत सरकार का, ठीक है। हमारे देश में तीन तीन प्रकार के हमारे देश में 3 विधि अधिकारी होते हैं। 3 विधि अधिकारी होते हैं, कौन कौन विधि अधिकारी होता है थोड़ा सा देखते हैं। अभी हम बोले कि हमारा महान्यायवादी के 3 भागों में बांटे, 3 आर्टिकल में बांटे। अब पहली पॉइंट बताया कि यह भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, या इसे बोल सकते हैं प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसको 3 भागों में लोग बांट रहे हैं। एक महान्यायवादी,
एक है सॉलिसिटर जनरल, एक है एडिशनल जनरल, है ना। तो सॉलिसिटर जनरल एडिशनल जनरल क्या होता है, तो महान्यायवादी के जानते हैं कि इसका संविधान में वर्णन है, महान्यायवादी का संविधान में वर्णन है। लेकिन संविधान में वर्णन कैसे है, यह संवैधानिक संस्था है। महान्यायवादी जो है संवैधानिक संस्था है। आगे थोड़ा सा बात करेंगे क्या है संविधान संस्था। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों सॉलिसिटर जनरल और क्या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है, ये दोनों के वर्णन संविधान में नहीं है। लेकिन 1987 में यह संवैधानिक संस्था बनाया गया, यह संवैधानिक संस्था बनाया गया। कब बनाया गया, 1987। यहाँ तक समझ गए कि महान्यायवादी हैं क्या। महान्यायवादी के बारे में खाली हम लोग यही बात करेंगे कि महान्यायवादी जो है सी भारत सरकार का विधि अधिकारी हुआ करते हैं। और इसके अंदर हम लोग पार्ट बांट दिए अलग है, लेकिन ये हमारे भारत सरकार का विधि अधिकारी होते हैं। ये भारत सरकार का, वही अगर राज्य के बारे में बात करेंगे तो ये तो देश का होता है, संघ का होता है, कानूनी अधिकारी होते हैं, इसको महान्यायवादी बोलते हैं। वही अगर राज्य के बात करेंगे तो राज्य में होता है महाधिवक्ता, वो भी होते हैं, राज्य के विधि अधिकारी होते हैं। कोई दिक्कत है तो समझने में नहीं। चलिए दिक्कत नहीं तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इनका कार्यकाल आगे देखते हैं। देखिए क्या पहली पॉइंट लिखा गया है कि विधि अधिकारी को 1986 के नियम के अनुसार बनाया गया। विधि अधिकारी जो है इसको 1986 के नियम के अनुसार बनाया गया। ठीक है, अब हम लोग अच्छे समझते हैं आर्टिकल कितना 76 कि क्या है आर्टिकल 76। आर्टिकल अभी हम देखेंगे वहाँ पर महान्यायवादी के सामने लाइन खींच के देखे कि कितना आर्टिकल के बारे में चर्चा किया जाता है। 3 आर्टिकल। एक आर्टिकल क्या था, एक आर्टिकल आपको है 76, 88 और 105। तो अब हम लोग 105 सॉरी आर्टिकल 76 का हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 76 में क्या है। यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार है। यह जो है मतलब महान्यायवादी 76 में क्या लिखा गया है कि यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार है। अब इनका नियुक्ति के बारे में देखते हैं। सलाहकार को समझ गए कि भारत सरकार को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को सलाह देने के काम करते हैं, सलाहकार हुआ करते हैं। कौन हुआ करते हैं, अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत सरकार का कानूनी, जिसको मतलब संविधान के विशेष जानकारी हो, मतलब कानून के बारे में जानकारी हो, है ना, विधि का जानकारी हो, इस चलते इसको विधि अधिकारी बोला जाता है। विधि की जानकारी है जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम करते हैं। अब इसका महान्यायवादी का नियुक्ति कैसे होता है, तो नियुक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं कि महान्यायवादी का नियुक्ति कैसे होता है ना। महान्यायवादी की नियुक्ति तो क्या है, नियुक्ति देखेंगे। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। देखेंगे ध्यान से कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही महान्यायवादी का नियुक्त किया जाता है ना। या हम बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को जिसके पास विशेष ज्ञान होता है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञान होते हैं, उसको प्रधानमंत्री की नज़र में आपको लग गया कि आदमी अच्छा है, कानूनी है, इस सलाह देंगे प्रधानमंत्री किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर देंगे, महान्यायवादी को नियुक्त कर देंगे। कोई दिक्कत, महान्यायवादी को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। वही महान्यायवादी के योग्यता के बारे में अगर बात करेंगे, तो योग्यता में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। मतलब कि महान्यायवादी की योग्यता जो है सर्वोच्च न्यायालय कितना है, आर्टिकल 124। महान्यायवादी के बारे में बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इसका योग्यता होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता क्या है, थोड़ा यही देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता क्या है बहादुर लोग, सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता होता है कि वह भारत के क्या हो, नागरिक हो। राष्ट्रपति भी पढ़े तो भारत के नागरिक बोले, प्रधानमंत्री भी बोले तो भारत के नागरिक बोले, उपराष्ट्रपति भी पढ़े तो भारत के नागरिक बोले, है ना। तो जो भी आप बनेंगे वो कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक हो गए। आगे अब बोला कि वह 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो। महान्यायवादी वही बन सकता है,
वो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकील रहा हो। 5 वर्ष तक तो हम लोग बात की कि हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य करता है, तो उसको महान्यायवादी नियुक्ति कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, या बोलिए, ये तो बोलती है कि 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के क्या होना चाहिए, वकील रहा हो, तो इसे भी बना दिया जाएगा। या प्रधानमंत्री के नज़र में जाना माना विशेषज्ञता, मतलब विधिवेत्ता हो, मतलब राष्ट्रपति की नज़र में वो जाना माना विधिवेत्ता है, मतलब कानून का अच्छा जानकार हो, तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर सकता है। ये पूरा के पूरा समझ में आ गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे हो रहा है ना। योग्यता क्या है? तो योग्यता बात करेगा तो आर्टिकल 124 में जो दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का, वो पूरा के पूरा योग्यता यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है। अब इनका देखते हैं महान्यायवादी का कार्यकाल, कि महान्यायवादी के कार्यकाल क्या होते हैं, कब तक ही रह सकते हैं, है ना। महान्यायवादी कब तक रह सकते हैं, तो महान्यायवादी के बारे में हम लोग यही बात करेंगे कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक रख सकते हैं। राष्ट्रपति को लगता है कि कानूनी अधिकारी जो है महान्यायवादी, ये हमारी बात को नहीं सुनता है, या वो अच्छे से कोई कानून बता नहीं पाता है, इस रूप में क्या करते हैं कि राष्ट्रपति हटा सकते हैं, है ना। तो ये मतलब बोल सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति का मन है, जब तक लिखा है कि प्रसाद प्रयत्न तक ला, मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक है। लिखा गया क्वेश्चन में कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इसको कार्यकाल दे सकते हैं, नहीं तो आमतौर पर 5 साल 10 साल हो सकते हैं। भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल, भारत के प्रथम विधि अधिकारी एम सी शीतलवाड़ जो है, ये रहे थे कितना वर्ष तक, 13 वर्ष तक यहाँ पर महान्यायवादी के रूप में काम किए थे। ये जो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल है एम.सी. शीतलवाड़ा, वो 13 वर्ष तक रहे थे। कोई दिक्कत? नोट में क्या लिखा गया है कि भारत के ऊपर किसी प्रकार एजी के ऊपर, एजी का रहेगा मतलब अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी के ऊपर किसी प्रकार के महाभियोग नहीं लगाया जाता है, नहीं लगता है। ठीक है, महाभियोग के बारे में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात की थी अभी तक ला, तो बात की है राष्ट्रपति। आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करके कि राष्ट्रपति का महाभियोग की चर्चा आर्टिकल कितना में है। महाभियोग के राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा कितने अनुच्छेद में है, आप इस क्लास से कमेंट करके बताएंगे, है ना। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। देखते हैं कौन कौन अच्छे से क्लास को समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक ये समझ में आ गया कि अटॉर्नी जनरल के ऊपर किसी प्रकार का महाभियोग नहीं लगता है। यहाँ तक हमारा संविधान में चर्चा किया गया है। आइए इसका वेतन के बारे में देखते हैं कि महान्यायवादी का वेतन क्या है, और वेतन देने का काम कौन करता है, कैसे वेतन आता है, वेतन को किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है। ये बोल रहा है वेतन में बोल रहा है सैलरी में कि इन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है, लेकिन इन्हें तो मिलता कुछ ही होगा, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। ऐसे तो कोई काम करता नहीं है धरती पर भाई, भारत में चाहे दुनिया में कहीं ले लीजिए, कि बिना आमदनी बिना पूंजीपति जिससे कोई व्यक्ति के लाभ ना हो, वो काम करवे नहीं करता है, कोई भी नहीं करते। हम भी पढ़ाते हैं तो हमको भी लाभ होते हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चे लोग को पढ़ाए तो बच्चा लोग का लाभ हुआ, तो बच्चा लोग क्या किए कि दक्षिणा के रूप में हमको देंगे। हम पढ़ा रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे तो बच्चे लोग हमको देंगे पैसा, है ना। हम भी कहीं पढ़े तो हम भी कहीं पढ़े तो वो सर जो थे वो भी उनका भी आस होगा कि हम पढ़ा रहे तो बंदा देगा पैसा। हम उनसे ज्ञान अर्जन किए तो हम उनका दिए, दक्षिणा दिए, है ना। दक्षिणा चाहे जो भी हो, जिस रूप में दक्षिणा हो, जिसको आमतौर पर हम लोग बोल देते हैं पैसा, है ना, फी बोल देते हैं। तो ये बोल रहा है कि इन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है, तो कैसे रहते हैं। इन्हें प्राश्रमिक मिलता है। तो प्राश्रमिक क्या है भाई? प्राश्रमिक जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, क्योंकि यह भारत सरकार का कर्मचारी नहीं हुआ करता है। महान्यायवादी है वो भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। जब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है, जैसे आम मजदूर है, तो आज काम किए तो आज पैसा मिलेगा, कल काम किए तो कभी कभी क्या होता है कंपनी में लोग काम करते हैं तो ओवर टाइम कर देते हैं। जैसे आपको 8 बजे से लेकर 6 बजे तक मान लेते हैं, या 5 बजे तक मान लीजिए ना, मानने में क्या मान लेते हैं। चलिए मान लिए हम 10,
10 से लेकर हम लोग काम करते हैं 4 बजे तक, 5 बजे तक, चलो 5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 बजे तक हम लोग काम कर दिए। लेकिन हम लोग ओवर टाइम करें कितना लेके चलते हैं, 8 लेके चलते हैं, 3-4 घंटा बेसी हो गया। तो ये आपको मजदूर है, हम लोग मजदूर है, ये हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है। सरकारी का लिमिट होता है, उसमें आप ओवर टाइम नहीं कर सकते हैं, लेकिन करते हैं कुछ विभाग में ओवर टाइम भी कर सकते हैं। जैसे रेलवे विभाग में है, रेलवे ड्राइवर जो है पायलट, वो ओवर टाइम कर देते हैं, तो उनका ओवर टाइम वेतन जुटता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जितना काम करेगा उतना ही पैसा इनको मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार का कर्मचारी नहीं हुआ करते हैं। और इनका जो पैसा मिलता है, वेतन कहीं नहीं मिलता है, लेकिन इनका पैसा में तो पैसा को किस नाम जाना जाता है, तो प्राथमिक प्राथमिक, ठीक है। इसका परिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारण करता है। हालांकि इसको पैसा कितना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। चलिए अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है, थोड़ा देख लेते हैं। वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन है, इसको कमेंट करके आप बताएंगे। दूसरी सवाल है आपसे, सवाल पिछले क्लास में हम किए थे, तो किसी के द्वारा सवाल का आंसर दिया नहीं गया। एक स्टूडेंट के द्वारा सवाल दिया गया कमेंट में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप क्लास को देखेंगे, क्लास को देख के अपना कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और इस नोट जो है, ये नोट जो नोट कॉपी पे पढ़ा रहे हैं हम, इस नोट कॉपी को जैसे लिखा गया वैसे आप अपने कॉपी पर लिखेंगे, तो डेली बेस पर हम अपना क्लास लेके आते हैं। आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर क्या पैसा लगता है पढ़ने में, नहीं लगता है, लेकिन आपको बहुत कुछ कंटेंट दिया भी जाता है। बहुत जगह ऐसा भी है कि नहीं दिया जाता है, बहुत जगह ऐसा है कि दिया भी जाता है। तो आप क्लास को अच्छे से चूज करें, और चूज करने के बाद आपको अगर मेरी क्लास अच्छा लगता है तो आप इसको क्लास को देखिए और नोट कीजिए। भले लाइक मत कीजिए, लेकिन कम से कम आपको फ़ायदा होना चाहिए, है ना। तो इसको आप क्लास को देखेंगे तो क्लास को नोट करेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, क्लास को देखने के बाद आपसे निवेदन है कि आप कॉपी निकाल के उसको आप नोट करेंगे, है ना। आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया आपको कि इसका निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रपति निर्धारण करते हैं। अब आता है इसका कार्य, वर्क आते हैं। कार्यकाल भी हम लोग समझ चुके हैं कि कब तक से कार्यकाल है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ला। अब देखते हैं कि कार्य करता क्या है, इसका काम क्या है। तो काम काम इसका यही है कि यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार हुआ करता है। हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि यह भारत सरकार का कानूनी सलाहकार हुआ करता है। यह भारत का सभी न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करता है। महान्यायवादी है, इसका रोक नहीं है कि आप इस न्यायालय में नहीं जाएंगे, इस न्यायालय में नहीं जाएंगे, जहाँ पे इसको मन करके तहाँ जा सकता है। यह भारत लिखा गया कि यह भारत सरकार का सभी न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करता है। यह राष्ट्रपति को सभी कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। यहाँ तक समझ गए, कार्य करने का काम करता है। कार्य की देखिए, एक चीज़ और अगर देखेंगे, अगर एक चीज़ और देखेंगे, इसमें आप एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि सबका मुख्य मुख्य पॉइंट बना के बताया गया है। सबका मुख्य मुख्य क्या किया गया है, पॉइंट बना बना के बताया गया है। जैसे आपको यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, सब पॉइंट बना के बताया गया है, ताकि आपको समझने में, न तो हम चाहते तो एक के बार वन लाइनर से लिख के चल जाते। इसमें भी वन लाइनर है, लेकिन थोड़ा सा अलग से भी कुछ समझा रहे हैं। तो वन लाइनर ऐसा नहीं है कि वन लाइनर है, लेकिन इसमें आपको हेडिंग के साथ दिया गया है कि हम लोग क्या चीज़ को पढ़ रहे हैं। जैसे कार्यकाल के बारे में देखें, वेतन के बारे में देखें, तो वेतन का चर्चा यहाँ पर खाली किया गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसका वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका वर्क के बारे में चर्चा है, और कुछ है नहीं ऐसा आपको। हालांकि आपसे निवेदन तो है कि आप क्लास को देखेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को, जो पीडीएफ पढ़ाया जाता है उसको नोट कीजिए। क्या है कि आप मान लेते हैं कि आप 30 मिनट के क्लास आता है, 30 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जो भी है। तो 30 मिनट आप टाइम देते हैं, और टाइम देते हैं और कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। 30 मिनट टाइम दे ही रहे हैं तो कॉपी भी लेकर बैठेंगे ना, और उसको लिखेंगे। क्या लगता है, मैंने अब 30 मिनट की क्लास है, तो 30 मिनट आप देख लेते हैं बैठ के, तो ठीक है, देख रहे हैं तो आपका उतने टाइम बर्बाद हो रहा है, आपको उतने नेट बर्बाद हो रहा है, सब कुछ उतने बर्बाद हो रहा है। तो एक आपको फ़ायदा भी तो होना चाहिए। तो आराम से नोट कॉपी लेंगे, और नोट कॉपी पर क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ताकि हम आप ही के लिए बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्के में देखते हैं आगे कि राष्ट्रपति यदि किसी कानूनी कार्य को
सौंपते हैं तो वह पूरा करता है, इसके काम करने के ही है। राष्ट्रपति सौंप दिया कि ये काम को तुमको पूरा कर देना है, तो क्या करेंगे? पूरा करेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे लिखा गया है, देखिए आपको आर्टिकल 76 के बारे में हमको समाप्त हो गया। अब 77 हम 76 के बाद 88 3 आर्टिकल के बारे में बात किए थे, तो 88 भी देख लेते हैं। क्या है 88? 88 बोलता है कि अटॉर्नी जनरल का अधिकार, अटॉर्नी जनरल का अधिकार है जो कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 88 में। अटॉर्नी जनरल का मतलब महान न्यायवादी का अधिकार दिया गया है 88 में। तो क्या है अधिकार, थोड़ा सा देखेंगे। ये इनका अधिकार के बारे में 2-4 को पॉइंट पढ़ते हैं। यह संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। यह संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है। अब किसी भी बोल सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत मस्त पॉइंट है। क्या है कि संसद के दोनों सदनों में बंदा भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। अब बोल भी सकता है, बोल देगा, लेकिन परंतु यहाँ के नोट में क्या लिखा गया है? लेकिन परंतु वोट नहीं दे सकता है। उसमें विचार अपना रख सकता है, और उस विचार को अगर मानना होगा तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वो बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता है। दूसरी पॉइंट इसमें क्या लिखा गया था कि किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। ये जो है महान्यायवादी किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। पहली पॉइंट क्या बात किया कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। समझ में आया? तीसरी पॉइंट क्या कहता है कि इसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। वो आर्टिकल कितना में है? 105 में। यही था 105 है। इसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। इसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। वो कहाँ पर प्राप्त है? 105 में। यही था 105। आगे चलते हैं, आगे आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है कि सदन में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। जैसे लगता है कि संसद में ये पूरा बोल सकते हैं। महान्यायवादी के बारे में तो बात कर रहे हैं कि बोल सकता है, कि वोटिंग नहीं कर सकता है। चलिए कुछ ऐसा चीज़ बोल दिए जिससे लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो गया, समस्या हो गया, तो उसके लिए आप कार्यवाही में न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं, है ना। अब नोट में देखेंगे, नोट में क्या लिखा गया है। सॉरी, देख लीजिए नोट में क्या है। अटॉर्नी जनरल प्राइवेट अटॉर्नी जनरल प्राइवेट प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कोई भी काम कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकता है। और प्राइवेट कोई भी काम कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकता है। फौजदारी मामलों पर सरकार की अनुमति के बाद भी ये नए कानून बना सकता है। इस सब के बारे में आता है। और वर्तमान में लिखा गया, वर्तमान में 16वां अटॉर्नी जनरल, जिनका नाम है आन वेंकटन रमन वेंकटन रमनी है, वेंकटन रमनी है। समझ रहे? वेंकटन रमनी है। आपका यही था महान्यायवादी। अब और आपका महान्यायवादी के बारे में समाप्त होता है। लेकिन महान्यायवादी के बारे में आप देखिए, हम लोग महान्यायवादी के बारे में 3 आर्टिकल को बांटे थे भी। एक था 76, एक था 188 था, और एक था क्या 105 है। 76 में हम लोग क्या बात किए, 88 में क्या बात किए, 105 में बात क्या किए। यह पूरा का पूरा किसका है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, मतलब कि एजी काजी, सुनो जी, गाना सुने होंगे जी, है ना। यही महान्यायवादी के बारे में आपका इतिहास दिया गया है। तो हमको पूरा विश्वास है कि क्लास को आपको समझ में आया होगा। फिर से आपको निवेदन है कि क्लास अब अगर देखते हैं तो क्लास को नोट किया कीजिए, है ना। चलिए, अगर नहीं पढ़ने का मन है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन क्लास में आप इतना मिनट टाइम देते हैं तो टाइम में आपको भी फ़ायदा होना चाहिए, क्लास को नोट करना चाहिए। चलिए, क्लास बहुत अच्छा लगा तो क्लास को जाते जाते आप लाइक करते चलेंगे, और जाते तो लाइक तो करवे करेंगे। साथ में अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो यस या कुछ भी ऐसा बोलेंगे हमको। और अगर आपको क्लास अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बस कमेंट में आप कुछ बोल सकते हैं, है ना। जिसे कमेंट करने से क्या होता है या लाइक करने से क्या होता है कि टीचर के मोटिवेशन मिलता है, जिससे अगला क्लास लेके, अगला लेक्चर लेके आदमी आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।